सुनिए, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब था कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को ऐसा बनाइए कि जिससे लॉन्ग टर्म वैल्यू जनरेट होता हो। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या होता है भाई? इसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सस्टेनेबिलिटी ऑफ, समझ पा रहे हैं? बिजनेस करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, शॉर्ट टर्म? तो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेसमैन कोई बिजनेस बनाता है ना, इसी को कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्या कहते हैं? सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सुनिए ध्यान से, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ की एलिमेंट्स था। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिसेस। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि रुपया आपको कमा के दे, रुपया आपको कमा के दे, ये होना चाहिए। दूसरा सोशल सस्टेनेबिलिटी, समाज में इसका लॉन्ग टर्म तक यूज हो, समाज के लोगों को फायदा पहुंचाता हो। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट को किसी तरीके से हार्म नहीं कर रहा, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और एथिकल प्रैक्टिसेस माने सही है, समाज के लिए गलत नहीं है। इसको क्या कहते हैं? एथिकल प्रैक्टिसेस। क्या कहते हैं भाई? नेक्स्ट था सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। रुपया जुगाड़ने का दो स्रोत था, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और, एक कंपनी के अंदर से रुपया जुगाड़ करेंगे, इसको क्या कहते हैं? इंटरनल। क्या कहते हैं? बाहर से जुगाड़ करेंगे, एक्सटर्नल। रुपया अंदर से जुगाड़ करने का एग्जांपल था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर बेच दो, शेयर बेच दो, प्रेफरेंस शेयर बेच दो, या तो कमाया हुआ रुपया को यूज कर लो, इसको कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब इंटरनल है। एक्सटर्नल सोर्सेस आपका बैंक लोन, बैंक से लोन लो, एंजल इन्वेस्टर से पैसा लो, वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लो, क्राउड फंडिंग से पैसा लो, समझ पा रहे? ग्रांट एंड सब्सिडी लो, कॉर्पोरेट के साथ पार्टनरशिप करो, किसी के साथ पार्टनरशिप में आ जाओ, ये सब एक्सटर्नल सोर्सेस है। कौन सा सोर्सेस है भाई? एक्सेस टू फाइनेंस का मतलब होता है कि कैपेसिटी होना चाहिए रुपया जुगाड़ने का, समझ पा रहे हैं? द कैपेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टू गेट द नेसेसरी फंड। नेसेसरी, जो जरूरी है पैसा, उतना पैसा जुगाड़ करने के लिए क्या होना चाहिए? आपका कैपेसिटी। बालक लोग बात करोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, बात नहीं करो। किसका बात करें? एक्सेस टू फाइनेंस। किसका बात करें? एक्सेस टू फाइनेंस माने रुपया का जुगाड़ करना, रुपया का। तो कैपेसिटी होना चाहिए आपके पास टू एक्सेस टू गेट फाइनेंस। रुपया का जुगाड़ करने का आपका कैपेसिटी होना चाहिए, समझ पा रहे? कैसे आप फाइनेंस को जुगाड़ कर पाइएगा? हाउ टू एक्सेस फाइनेंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप पैसा का जुगाड़ कैसे करिएगा? पहले तो पता करो तुमको पैसा कितना चाहिए। पैसा जुगाड़ने से पहले पता करो पैसा कितना चाहिए, समझ रहे? इवेल्युएट फंडिंग नीड्स, कितना पैसा चाहिए। प्रिपेयर सॉलिड बिजनेस प्लान, एकदम तगड़ा बिजनेस प्लान बनाओ ताकि किसी को बताएंगे तो समझ में आएगा। प्रिपेयर अ सॉलिड बिजनेस प्लान। एक्सप्लोर पर्सनल नेटवर्क। पर्सनल नेटवर्क मैंने अपने पास से लगाओ, मम्मी पापा से लेके लगाओ, दोस्त यार से लेके लगाओ, रिश्तेदारों से लेके लगाओ, इसको कहते हैं पर्सनल नेटवर्क। क्या कहते हैं? एक्सेस पर्सनल फाइनेंस, खुद का पैसा लगा दो, खुद का पैसा। और रिसर्च अवेलेबल फंडिंग ऑप्शन, बहुत सारा फंडिंग का ऑप्शन है, अगर उधर से जुगाड़ नहीं हो रहा तो रिसर्च करो और वहां से रुपया का जुगाड़ करो। तो इस तरीका से आपको पैसा का जुगाड़ हो सकता है। तो पैसा जुगाड़ करने से पहले पता करो कि आपको कितना पैसा चाहिए, समझ पा रहे? इवेल्युएट फंडिंग नीड्स, इवेल्युएट फंडिंग। दूसरा, प्रिपेयर अ सॉलिड बिजनेस प्लान, तगड़ा बिजनेस प्लान होना चाहिए। एक्सप्लोर पर्सनल नेटवर्क। एक्सप्लोर कौन सा नेटवर्क भाई? पर्सनल नेटवर्क। एक्सेस पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस की तरफ एक्सेस करो। रिसर्च अवेलेबल फंडिंग ऑप्शन, फंडिंग ऑप्शन का देखो। मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग करने में ना कुछ लोग मदद करता है। मार्केटिंग माने समझते हैं अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना लोगों तक, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना। प्रोडक्ट यूज करे ना करे अलग बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन दे रहे इसको कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग करने का बहुत सारा तरीका है, समझ पा रहे? मार्केटिंग करने का बहुत सारे असिस्टेंट है जो कि आपको मदद करेगा। पहले क्या? आउटडोर मार्केटिंग। कौन सा? आउटडोर मार्केटिंग। क्या समझाते भाई? हमारे पास जो आ रहे हैं उसके जरिए ही क्या करेंगे? मार्केटिंग कर लेंगे। इसको क्या कहते हैं? आउटडोर। क्या कहते हैं? प्रिंट मार्केटिंग माने प्रचार करो बैनर पोस्टर के जरिए। डायरेक्ट मार्केटिंग, फोन के जरिए, ईमेल के जरिए, इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग या फेस टू फेस। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इंटरनेट के जरिए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग, कोई इवेंट कराओ और उसमें लिखवा दे स्पॉन्सर बाय ये कंपनी, होता है ना कंपनी का नाम, इसको कहते हैं इवेंट मार्केटिंग। इवेंट कराओ, कंपनी का नाम लिख दो। सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल के जरिए सर्च इंजन, फेसबुक के जरिए सर्च इंजन मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के जरिए जब मार्केटिंग करेंगे उसको क्या कहते हैं? ईमेल मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब पे दोगे तो उसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, थर्ड पार्टी के जरिए मार्केटिंग करेंगे, माने थर्ड पार्टी को बोल देंगे मेरा कंटेंट शेयर करोगे तो तुमको उसके बदले हम पैसा देंगे, कमीशन देंगे, समझ रहे हैं?
या किसी और को देते कि तुम मेरा प्रचार करो, हम तुमको पैसा देंगे। इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। क्या कहते हैं? और एक होता है कंटेंट मार्केटिंग। कोई बढ़िया कंटेंट आया, उसका प्रचार भी कर, कंटेंट का प्रचार करो, उसमें अपना नाम लिख दो, उसने अपना, जैसे चंद्रयान 3 सफल हुआ था, लोग प्रचार कर रहे थे ना, अपना नाम भी दे रहे थे उसमें। इसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल सपोर्ट। देखिए बिजनेसमैन को टेक्निकल सपोर्ट तो चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट का मतलब क्या होता है भाई? ईआरपी माने सॉफ्टवेयर से आपको सपोर्ट चाहिए, इसको क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। क्या कहते हैं भाई? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बिजनेस इनक्यूबेटर। बिजनेस इनक्यूबेटर माने बिजनेस में आपको हर तरीका से मदद करेगा, रुपया नहीं देगा, बिजनेस में आपको हर तरीका का मदद करेगा, स्टार्टअप को हर तरीका का मदद करेगा। एग्जांपल दिए थे विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा जी क्या करते हैं भाई? बिजनेस को मदद करते हैं, स्टार्टअप को मदद करते हैं। आपको रुपया लेने में दिक्कत होगा, आपको कनेक्ट करवा देंगे। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होगा, आपको एडवाइज कर देंगे। इसको हम कहते हैं बिजनेस इनक्यूबेटर। क्या कहते हैं भाई? बिजनेस इनक्यूबेटर। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? लिखवाए भी थे। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन और फर्म दैट असिस्ट इन द अर्ली स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर बिजनेस इनिशिएटिव। ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या फर्म हो सकता है जो अर्ली स्टार्टअप, जो अभी स्टार्टअप किया है, उसको हर संभव मदद करता है, समझे, उसके बदले फी लेता है। इसको कहते हैं बिजनेस इनक्यूबेटर। क्या कहते हैं? क्या रोल है भाई बिजनेस इनक्यूबेटर का? इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करवा देगा, आपके पास कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो आपको बता देगा। एक्सेस टू फंडिंग, रुपया कैसे जुगाड़ करना आपको बता देगा, कांटेक्ट करवा देगा। एक्सेस टू फंडिंग, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, गाइड कर देगा आपको, दिमाग के लेवल पे आपको तैयार कर देगा, फिट कर देगा। मेंटरशिप एंड गाइडेंस। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, किसी चीज में आपको नेटवर्क बनाने में दिक्कत हो रहा तो 2-4 दिन से संपर्क करवा देगा आपको। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट वैलिडेशन, समझ पा रहे? मार्केट में किस तरीके से टिक पाओगे सब आपको बताएगा। ये काम है, किसका काम है? एंजल, सॉरी, बिजनेस इनक्यूबेटर। बोलो क्या बोले? तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या फॉर्म हो सकता है जो बिजनेस को हर तरीके का मदद करता है। हर तरीका में आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, एक्सेस टू फंडिंग, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी दे देगा, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। क्लियर है क्या? नेक्स्ट फंक्शन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को खोलने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। 10 लोग। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है? किसी और को मदद नहीं किया जाता है, अपने मेंबर को ही मदद किया जाता है फाइनेंशियली। इसको हम क्या कहते हैं भाई? सेल्फ हेल्प ग्रुप। समाज में चलता है, एग्जांपल दिए थे कमिटी के तौर पे, कमिटी के, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत फायदा होता है, अच्छा चीज है, लेकिन मेंबर जेन्युइन होना चाहिए। मेंबर क्या होना चाहिए? समझ पा रहे? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक लोकल लेवल का संस्था है जो कि समाज के लोग बनाते हैं खुद के फाइनेंशियली हेल्प के लिए। समझ पा रहे हैं? इसको खोलने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? 10 लोग। कितना लोग चाहिए? फॉर द फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप मिनिमम 10% रिक्वायर्ड। 10%, 10% नहीं, 10 पीपल। समझ पा रहे? 10% रिक्वायर्ड। इट एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंस टू मेंबर। किसको पैसा देता है भाई? अपने मेंबर को ये लोग पैसा देता है। इट ऑपरेट इन कौन सा एरिया? लोकल एरिया। कौन सा एरिया? लोकल एरिया पे काम करता है। समझ पा रहे हैं? जैसे एग्जांपल दे दिया आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का। जैसे मान लो 10 यहाँ लड़का, मान लीजिए एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया 10 जन, और आपस में डिसाइड किया कि 5-5 हजार रुपया जमा करेंगे। तो 10 लड़का 5-5 हजार जमा करेगा, यानी कितना जमा करेगा? 50 हजार। कितना? माने 10 लड़का 10 महीना चलेगा, माने सब 5-5 हजार करके 10 महीना तक जमा करेगा, और प्रत्येक महीना में किसी एक मेंबर को पैसा मिल जाएगा। माने 10 महीना में 10 मेंबर को पैसा मिल जाएगा। कितना करके? 50-50 हजार। कितना करके? अब एक बार आपको मिल गया तो नहीं मिलेगा, आप अपना पैसा जमा करिए, बट 10 मेंबर को मिल जाएगा। मान लो किसी मेंबर ई बालक को मिल गया, किसी महीना में ई बालक को मिल गया, किसी महीने में वो बालक को मिल गया, ऐसे 10 महीना में 10 मेंबर को 50-50 हजार मिल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अच्छा चीज है, जब पैसा का दरकार ना पड़े तो कमेटी इस तरह का गठन करो और पैसा आपका जुगाड़ हो सकता है। लेकिन उसमें एक तो कंडीशन है कि मेंबर जेन्युइन होना चाहिए। मान लो हिमांशु 50 हजार ले लिया, अब अगला महीने से बोला पैसा नहीं देंगे, तब तो टूट जाएगा ना कमेटी, कैसे होगा? जेन्युइन माने 10 का 10 महीना सब पैसा जमा करे, 10 का 10 महीना सब पैसा। अब नहीं तो कोई पैसा ले लिया, बोला अब तो ले लिया अब नहीं देंगे, तब तो गड़बड़ ना हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अपना बात क्यों करने लगते हैं आप लोग? बाहर बात करिएगा ना, बचा कर रखिए, लिख लीजिए आप लोग। सुनिए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन। इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन इज क्या भाई? लोकेशन। समझ पा रहे? इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन है क्या भाई? लोकेशन है, जहां पे गवर्नमेंट क्या करता है भाई? तमाम तरीका का सुविधा देता है बिजनेस करने के लिए,
तमाम तरीका क्या देता है भाई? सुविधा। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव क्या इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन का? बालक सुनो, ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन का टू सप्लाई द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देगा। टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री विद द कॉमन फैसिलिटी, कॉमन फैसिलिटी के साथ बहुत तरीका का इंडस्ट्री आपको खोलने का मौका मिल जाएगा। टू इनकरेज क्लस्टर डेवलपमेंट, समझ पा रहे हैं? तो ये ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन का। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है जिसके पास ज्यादा पैसा है, किसी का बिजनेस अच्छा लग रहा है, उसमें पैसा को इन्वेस्ट कर दो, इसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। क्या कहते हैं? आपके पास सरप्लस फंड है, आपको किसी का बिजनेस का आइडिया अच्छा लगा, उस बिजनेस में जाकर पैसा डाल दिए, इसको हम क्या कहते हैं भाई? एंजल इन्वेस्टर। क्या कहते हैं? ये एक इंडिविजुअल होता है जो किसी और के स्टार्टअप में और ये स्टार्टअप बिजनेस में जाकर पैसा को लगाता है, समझ पा रहे हैं? और हायर रिटर्न लेता है, कमाई ज्यादा लेता है, इसको क्या कहते हैं भाई? एंजल इन्वेस्टर। क्या कहते हैं? रोल क्या एंजल इन्वेस्टर का? प्रोवाइड सीड कैपिटल, सीड कैपिटल देता है। सपोर्टिंग इनोवेशन, नया काम करने को सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग इनोवेशन, समझ पा रहे हैं? ओपनिंग डोर्स टू नेटवर्क, अपना नेटवर्क खोल देगा, ऐसे से तुम कर लो, ओपनिंग डोर टू नेटवर्क। मिटिगेटिंग रिस्क, रिस्क तो वो उठा लिया ना, वो पैसा लगा तो रिस्क उठाया, तो रिस्क को खत्म करता है लगभग, समझे? फिलिंग द फंडिंग गैप, रुपया आपके पास नहीं हो, रुपया दे रहा है, फंडिंग गैप को खत्म करेगा। फिलिंग द फंडिंग गैप और ऑफरिंग एक्सपर्टीज एंड मेंटरशिप, और जो आपको सर्विसेज देता है, कौन सा सर्विसेज देता है भाई? एक्सपर्टीज वाला, दिमाग के तौर पे आपको रेडी कर देगा, मेंटरशिप दे देगा, समझ पा रहे हैं? ऑफरिंग एक्सपर्टीज एंड कौन सा भाई? मेंटरशिप, समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है भाई? रोल है, किसका रोल है? एंजल इन्वेस्टर। किसका रोल है? तो एंजल इन्वेस्टर का क्या रोल है? पहला क्या? प्रोवाइडिंग कौन सा कैपिटल? सीड कैपिटल। कौन सा? सपोर्टिंग इनोवेशन, सपोर्टिंग ओपनिंग डोर टू नेटवर्क, समझ पा रहे हैं? मिटिगेटिंग रिस्क, मिटिगेटिंग, फिलिंग द फंडिंग गैप, और क्या? ऑफरिंग एक्सपर्टीज एंड मेंटरशिप। चलो आगे बढ़ते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप बिजनेस में पैसा लगाता है और उसके बदले क्या लेता है? इंटरेस्ट। क्या लेता है भाई? इसको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या कहते हैं? लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट शुरू में नहीं आएगा, बिजनेस करके दिखाओगे, वैसा विश्वास जीतोगे, तब जाके आपके पास वेंचर कैपिटलिस्ट आपके पास आके पैसा को लगाएगा। रोल क्या वेंचर कैपिटलिस्ट का? वीसी का रोल क्या भाई? अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, शुरुआत में आपको पैसा देगा बिजनेस करने के लिए। प्रमोट इनोवेशन, ये भी इनोवेशन को प्रमोट करता है। सपोर्टिंग हाई ग्रोथ कंपनी, जो ज्यादा ग्रोथ करने वाला है ना उसी को सपोर्ट करेगा, आलतू फालतू कंपनी को सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट हाई ग्रोथ कंपनी, फोकस ऑन लेटेस्ट टैलेंट, लेटेस्ट टैलेंट पे फोकस ज्यादा ये लोग करता है। और स्केलिंग एंड, समझ पा रहे हैं क्या बोले? एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाने का इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। किसी को पैसा दो तो बिजनेस बढ़ेगा ना जी, किसी को पैसा दो तो बिजनेस, इसको हम कहते हैं वेंचर कैपिटल। रियल में होता है क्या वेंचर कैपिटल? हाँ, एंजल इन्वेस्टर भी रियल में होता है और वेंचर कैपिटल भी रियल में होता है। एंजल इन्वेस्टर तो आपके समाज में अगल बगल ही मिल जाएंगे, आपका बिजनेस अच्छा आइडिया लगेगा आपका बिजनेस का, आपके बिजनेस में रुपया लगा देंगे, समझ पा रहे हैं? उसको क्या कहते हैं? एंजल इन्वेस्टर। क्या कहते हैं? और वेंचर कैपिटल्स कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये एक संस्था है जो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसा देता है। जैसे प्रोफेक्टस, समझ पा रहे हैं? कैपिटल, प्रोफेक्टस कैपिटल, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ही खाली पैसा देता है, माने स्कूल को, कॉलेज को, यही लोग को पैसा देगा ताकि स्कूल को डेवलप किया जाए, स्कूल को बढ़ाया जाए, वो इसी जगह में पैसा देता है, यही एरिया में पैसा देता है। इस तरीका का VC है, गूगल कर लीजिएगा प्रोफेक्टस कैपिटल। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ? अभी नहीं, क्लास खत्म हो जाएगा तब, समझ रहे हैं? तो ये खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पैसा देता है, समझ रहे हैं? तो ऐसा ही बहुत प्रकार के VC है जो आपके बिजनेस में अर्ली स्टेज में पैसा लगाएंगे, इसको क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटल।
चैप्टर 3 का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे सुनिए। चैप्टर 3 है बिजनेस आइडिया एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अच्छे से सुनिएगा एकदम। बिजनेस आइडिया क्या होता है? बिजनेस आइडिया का मतलब ऐसा आइडिया जो आपको रुपया कमा के देने वाला है, प्रॉफिट कमा के देने वाला है, वैल्यू जनरेट करके आपको देने वाला है, इसको कहते हैं बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया आर दोज दैट ब्रिंग वैल्यू टू द क्लाइंट। समझ पा रहे हैं? जो क्लाइंट को क्या देगा? वैल्यू देगा, प्रॉफिट देगा कमा के, इसको कहते हैं बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया आएगा कहां से? सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया कहां से आएगा? पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। पास्ट में जो काम किए हो ना, उस वर्क एक्सपीरियंस आपको बिजनेस आइडिया आएगा। पास्ट वर्क एक्सपीरियंस हॉबीज से आएगा। कितना लोगों को खाना बनाने का, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? खाना बनाने का शौक होता है तो खाना का बिजनेस, वो रेस्टोरेंट वगैरह खोल लेते हैं, तो हॉबीज से आता है। टैलेंट से आता है, बहुत लोगों का टैलेंट होता है कुछ करने का, वहां से आपका आ जाएगा। या इंटरेस्ट रहता है किसी फील्ड का, हमको काम करने का इंटरेस्ट रहता है, उसमें काम करिएगा तो आपका, समझ पा रहे हैं, बिजनेस आइडिया वहां से आ जाएगा। कस्टमर सर्वे, कस्टमर को सर्वे करो, क्या चाहिए कस्टमर को, उसके हिसाब से आपको बिजनेस आइडिया आ जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिमाग लगाओ, दिमाग मेंटल एक्सरसाइज करो, बिजनेस आइडिया आपके पास आ जाएगा। एक्सपर्ट कंसल्टेशन, एक्सपर्ट का बात सुनो, एक्सपर्ट का बात सबको समझो, इसको कहते हैं एक्सपर्ट कंसल्टेशन। क्या कहते हैं? मन करो। एक्सपर्ट कंसल्टेशन, फैमिली एंड फ्रेंड, दोस्त यार से आपको बिजनेस आइडिया मिलेगा। दोस्त और यार से, समझे क्या बोले? फैमिली से, पापा लोगों से, पापा ये करते हम भी ये करेंगे, चाचा ये करते हम भी करेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सुनो ध्यान से, किसका बात कर रहे भाई? सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया। तो बिजनेस आइडिया का स्रोत क्या है? पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, फैमिली एंड फ्रेंड, हॉबीज, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कस्टमर सर्वे, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, एक्सपर्ट। फीचर्स ऑफ सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया का फीचर्स क्या है? स्रोत का फीचर्स क्या है? तो इंस्पिरेशन, किसी से इंस्पायर्ड होकर भी हम लोग काम कर लेते हैं, किसी का काम हमको अच्छा लगता है, इंस्पायर्ड हो जाता है, इंस्पिरेशन। डाइवर्स ओरिजिन, समझ पा रहे? कभी कभी ऐसे ही चालू हो जाता है, बाद में हम लोग को अच्छा लगने लगता है। कोई काम देखिएगा ना, ऐसे ही स्टार्ट हो गया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी बाद में हम लोग मजा लेने लगते हैं। डाइवर्स ओरिजिन, समझ पा रहे? रियल वर्ल्ड रेलेवेंस, समझ पा रहे? समाज के लिए जरूरी हो, समाज के लिए जो काम करने जा रहे हो क्या हो, जरूरी हो। इनोवेशन पोटेंशियल, कुछ नया करने का क्षमता हो उसमें, समझ पा रहे? मार्केट रेस्पॉन्सिबनेस, समझ पा रहे? मार्केट में उसका रेस्पॉन्स हो। ये फीचर्स है। किसका फीचर्स है भाई? सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया। सोर्सेस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब डिटेल स्टडी बिफोर डूइंग द प्रोजेक्ट, बिफोर डूइंग द प्रोजेक्ट को करने से पहले, बिफोर स्टार्ट द प्रोजेक्ट, बिफोर स्टार्ट द बिजनेस, डिटेल स्टडी करो। समझ पा रहे? फिजिबिलिटी स्टडी मींस डिटेल स्टडी ऑफ बिजनेस, समझ पा रहे? बिफोर स्टार्ट द बिजनेस, ये कब होगा? स्टार्ट करने से पहले पूरा डिटेल स्टडी कर लो, चलेगा बिजनेस, नहीं चलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉब्लम आएगा, इसको कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। इसको क्या कहते हैं भाई? फिजिबिलिटी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन प्रोजेक्ट वायबिलिटी, पता चलेगा कि प्रोजेक्ट ठीक है कि नहीं है, ये पता चलेगा। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल चैलेंजेस, काम करने में क्या क्या परेशानी आएगा ये पता रहेगा आपको। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल चैलेंजेस, एक्सेस मार्केट डिमांड, मार्केट में इसका कितना डिमांड है ये आपको पता रहेगा। इवेलुएट टेक्निकल फिजिबिलिटी, और क्या तकनीक का दरकार पड़ेगा ये भी आपको पता रहेगा। इवेलुएट टेक्निकल फिजिबिलिटी, समझ पा रहे? एनालिसिस फाइनेंशियल वायबिलिटी, कितना रुपया चाहिए उसका भी आपको अंदाजा रहेगा। एनालिसिस कौन सा वायबिलिटी? फाइनेंशियल वायबिलिटी। कंसीडर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कौन कौन से लॉ फॉलो करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने होंगे, ये सब चीज आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्या? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या इनोवेशन लाइफ साइकिल या क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टोटल 4 स्टेज है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टोटल कितने स्टेज है भाई? 4 स्टेज है। सुनो, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन या इनोवेशन। इंट्रोडक्शन माने जो प्रोडक्ट नया नया अभी इंटर किया मार्केट में, इनोवेशन। फिर ग्रोथ पकड़ेगा माने तेजी पकड़ेगा, मैच्योरिटी माने मैक्सिमम, और उसके बाद या तो डिक्लाइन हो जाएगा, गिर जाएगा, या तो एक नया रूप ले लेगा, इसको कहते हैं इनोवेशन। क्या कहते हैं भाई? इनोवेशन। समझ पा रहे? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मेनली जो स्टेज है कितना है? 4 है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, फिर क्या भाई? डिक्लाइन या इनोवेशन। डिक्लाइन या आगे बढ़ते हैं। डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस को जब नए तरीका से हम समझ पा रहे सेटअप करते हैं कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे चलाना है, इसको हम कहते हैं डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस रेफर्स टू हाउ द बिजनेस इज मैनेज, बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस प्रोसेस को डिजाइन करना।
बिजनेस प्रोसेस को क्या करना, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, वो क्या किया है, प्रोसेस को डिजाइन कर दिया है कि डेली डेली ऐसे ऐसे काम करना है। अब प्रॉब्लम आएगा तो हेड को रख दिया है, प्रॉब्लम को सोल्व करेगा दिमाग के लेवल पे। तुमसे सोल्व नहीं होगा तो हेड से कांटेक्ट करो, वो लोग सॉल्यूशन आपको देगा। इसी को हम कहते हैं डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। डिजाइनिंग बिजनेस, बिजनेस सिर्फ बिजनेस रह के नहीं चलाया जाता है, प्रोसेस को डिजाइन कर दो, उसके हिसाब से काम होते रहेगा। हाँ, डेली प्रॉब्लम तो आएगा, प्रॉब्लम आएगा तो फेस करने के लिए व्यक्ति रख दो जो इंटेलेक्चुअल काम करता हो, दिमाग के लेवल पे काम कर सकता हो, वैसा व्यक्ति रख दो। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात करें? डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस, जोर से बोलो। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। एलिमेंट्स क्या भाई डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस लगेगा उसका पता करो। एनालिसिस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का एनालिसिस करो, विश्लेषण करो। रीडिजाइन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस को रीडिजाइन करो, पुराना डिजाइन है तो उसको हटाओ, नया तरीका से काम करवाओ। वर्क फ्लो ऑटोमेशन, ऐसा काम करो कि आपका काम ऑटोमेशन पे हो जाए, ऑटो पायलट पे आ जाए, मैंने बढ़िया ऑटोमेटिक काम होने लगे। समझ पा रहे? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को माप सके और आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट हो सके। तो ये क्या एलिमेंट्स है किसका भाई? डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस का एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स क्या क्या भाई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो। एनालिसिस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस को क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। रीडिजाइन ऑफ प्रोसेस, नेटवर्क ऑटोमेशन हो जाए। और क्या? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट हम लोग का क्या चाहिए? प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। सुनो, बिजनेस प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हो तो उसका कुछ प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहला तो आपका कस्टमर सेंट्रिसिटी होना चाहिए। समझ रहे? कस्टमर को ध्यान में रखकर बिजनेस का प्रोसेस डिजाइन करो। कस्टमर को ध्यान में रखकर बिजनेस का प्रोसेस क्या करो? डिजाइन करो। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सबको समझ में आए। सिंप्लिसिटी, एंड टू एंड व्यू, माने काम वाला प्रोसेस होना चाहिए, फालतू का प्रोसेस नहीं होना चाहिए आपके पास। एंड टू एंड व्यू, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, माने स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। समझ रहे? ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी उसमें यूज होता हो और ऑटोमेट अपने आप काम होता हो, ऐसा आपका सिस्टम होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेशन, नया चीज को अडॉप्ट करे और पुराने चीज को दरकार पड़े तो चेंज किया जा सके, ऐसा आपका प्रोसेस होना चाहिए। ये प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल है भाई? डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। डिजाइनिंग बिजनेस, तो बिजनेस प्रोसेस डिजाइन करने का क्या प्रोसेस है? कस्टमर सेंट्रिसिटी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, एंड टू एंड आपका व्यू होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और क्या? फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेशन। बिजनेस लोकेशन क्या है भाई? बिजनेस लोकेशन इज अ साइट वी आर कंडक्टिंग द बिजनेस। जहां आप बिजनेस कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? बिजनेस लोकेशन। जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो वो आपका क्या? बिजनेस लोकेशन। बिजनेस लोकेशन को तय करते समय कुछ बात को ध्यान में रखना होगा। पहला, चूजिंग एन एरिया, एरिया को देखकर चूज करो कि ये एरिया मेरे लायक है या नहीं, यहाँ पे मेरा काम होगा कि नहीं होगा। फिर चूजिंग लोकेशन, पहले एरिया चूज करो फिर लोकेशन चूज करो कि इस जगह पे चलेगा या नहीं चलेगा। और चूजिंग अ साइट, कितना जगह लगेगा, कितना जगह। तो तीन चीज को आपको दिमाग में रखना है। पहले चूजिंग एन एरिया, चूजिंग अ लोकेशन, चूजिंग एन साइट। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। किसका बात कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस लोकेशन। बिजनेस लोकेशन को प्रभावित करने वाला कुछ तत्व है, या तो आपके बिजनेस को बढ़ा ही देंगे या तो घटा ही देंगे, या तो बिजनेस को आपको बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। डिटर्मिनेंट्स क्या? पहला, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ कैसा बिजनेस कर रहे हो ये डिपेंड करता है। दूसरा, डेमोग्राफिक्स, वहां के लोगों का सोच कैसा है, वहां के लोग क्या चीज को पसंद करते हैं, ये चीज देखो, डेमोग्राफिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा कैसा है, वहां पे आने जाने का फैसिलिटी क्या है। ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर का क्या कॉस्ट आता है, टैलेंट कितना अवेलेबल है वहां पे, स्किल कितना है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है कि नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैंने समझ रहे हो, राजनीतिक उथल पुथल नहीं होना चाहिए। जैसे पंजाब उंजाब में अपना बिजनेस लगाओगे तो वहां के लोकल लोग बंद करवा देंगे, या तो आपका बढ़िया चलने लगेगा तो बिजनेस को ले लेंगे आपका, बोलेंगे आप काम करो, बिजनेस नहीं कर सकते हैं, नौकरी करो घर जाओ। होता है, काहे का मतलब हम क्या बताएं, पॉलिटिकल बात है भाई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। समझ पा रहे हैं? पॉलिटिकल कारण है। सुनिए, बात है, हम ये नहीं कह रहे कि बिजनेस लगता ही नहीं है, लेकिन नॉर्मल आदमी को बिजनेस लगाना मुश्किल है। बिजनेस तो लोग आउटसाइडर करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि करते ही नहीं है, लेकिन नॉर्मल आदमी को बिजनेस लगाना मुश्किल है। सुनिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस लोकेशन, तो क्या क्या भाई डिटर्मिनेंट्स है? नेचर ऑफ बिजनेस, डेमोग्राफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ लेबर,
टैलेंट, अवेलेबिलिटी एंड स्किल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। वहां आपका बिजनेस सुरक्षित है या नहीं, ये नहीं कि बिजनेस खोले कल लूट मार हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। या लोग डिस्टर्ब करने के लिए चले आए, लोग डिस्टर्ब भी करते हैं, समझ पा रहे हैं? किसका बात कर भाई? सिक्योरिटी। किसका? ऑपरेशन ऑफ न्यू बिजनेस। नया बिजनेस को चालू करोगे ना, उसको हम क्या कहते हैं भाई? ऑपरेशन ऑफ न्यू बिजनेस। तो ऑपरेशन ऑफ न्यू बिजनेस का डेफिनेशन लिखा है, इट रेफर्स टू वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, इन अदर वर्ड्स से द एक्टिविटी एंड टास्क दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर रेफर टू बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम को लेकर के एक बिजनेस का ऑपरेशन को बोला जाता है। नहीं समझे? एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे काम को करना पड़ता है, एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे काम को, इसी को हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ न्यू बिजनेस, माने वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, वाइड रेंज ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन ऑफ न्यू बिजनेस। नेक्स्ट क्या सुनिएगा ध्यान से, एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस का ऑपरेशन का एलिमेंट्स क्या है? बिजनेस प्लानिंग आपको वैसा होना चाहिए, मार्केट रिसर्च आपका होना चाहिए, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस होना चाहिए, माने डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, फंडिंग एंड फाइनेंस, रुपया होना चाहिए आपके पास, रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी रिसोर्सेस को सही ढंग से मैनेज करो, जो भी रिसोर्सेस को सही ढंग से। बिजनेस ऑपरेशन का एकदम कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स आपके पास होना चाहिए। स्टेप का मतलब सेट क्लियर गोल, क्या करना आपका क्लियर गोल होना चाहिए, क्या करना क्लियर गोल होना चाहिए। कंडक्ट अ बिजनेस ऑडिट, टाइम टू टाइम बिजनेस को ऑडिट करो, क्या कैसा काम चल रहा नहीं चल रहा है, समझ रहे? एम्पावर टू एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को पावर दो, क्या करना नहीं करना है। एम्पावर टू एम्प्लॉई, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कुछ खर्च करो, और ऑटोमेट एंड यूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज करो। प्लानिंग और कंट्रोल, ये हम लोग कवर कर लेंगे कहाँ पे? पीपीएम में। कहाँ पे करेंगे? इसलिए प्लानिंग कंट्रोल का यहाँ बात नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है भाई? जिसमें डिटेल पूरा लिखा रहता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, पॉलिसी क्या है, कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट है, देख लीजिएगा। चौथा चैप्टर में आते हैं। चौथा चैप्टर हम लोग का रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई संसाधन का जुगाड़ करना। संसाधन का क्या करना? स्टार्टअप को क्या करना पड़ता है? संसाधन का जुगाड़ करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब रिसोर्सेस कैसा कैसा होता है? फाइनेंशियल रिसोर्स, रुपया का जुगाड़ करो। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है भाई? जगह उगज का जुगाड़ करो। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब लोग का जुगाड़ करो, लेबर का जुगाड़ करो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माने दिमाग होना चाहिए आपके पास, नहीं तो इसका जुगाड़ करो। नेटवर्किंग एंड रिसोर्सेज, नेटवर्क होना चाहिए, माने जो काम करने जा रहे हो वैसे लोगों से जान पहचान होना चाहिए। नेटवर्किंग एंड रिसोर्सेज। टाइम आपके पास होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। ब्रांड एंड रेपुटेशन, ब्रांड और रेपुटेशन आपका होना चाहिए, समझ पा रहे? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कुछ नया करने का क्षमता होना चाहिए, कुछ नया करने का क्या होना चाहिए? तो ये रिसोर्सेज का टाइप्स है, सुन लो ध्यान से। तो रिसोर्सेज बात नहीं करिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बात ज्यादा हो गया तो आप जाइए बाहर बात करके आइए। किसका बात करें? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, सुन रहे हैं? टाइप्स ऑफ क्या? रिसोर्स। रिसोर्सेज का टाइप क्या? फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, समझ पा रहे? ह्यूमन रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, समझ रहे? नेटवर्किंग रिसोर्सेज, टाइम रिसोर्सेज होना चाहिए, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होना चाहिए। टाइम माने समय होना चाहिए, कोई भी बिजनेस समय खोजता है, तो कोई भी बिजनेस करने जाओगे, कोई भी काम करने जाओगे, आपसे समय खोजेगा, तो टाइम रिसोर्सेज होना चाहिए। तो ये रिसोर्सेज बिजनेस के लिए चाहिए। रुपया होना चाहिए, फाइनेंशियल, जगह होना चाहिए, फिजिकल, लोग होना चाहिए, लोग में तो महालोग तुम ही हो, पहले अपने आप काम करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, टाइम होना चाहिए आपके पास, टाइम रिसोर्सेज, ब्रेन आपके पास होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, समझ रहे हैं? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कुछ नया करने का शक्ति होना चाहिए आप में, ये सारे के सारे रिसोर्सेज है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स माने रिसोर्स का क्या करना भाई? जुगाड़ करना। क्या करना? व्यवस्था करना, इसको कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। एलिमेंट्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या? सुन लो, एक एंटरप्रेन्योरशिप के रिसोर्स मोबिलाइजेशन के एलिमेंट्स क्या है? पहले पता करो कि क्या रिसोर्स लगेगा। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन मतलब कितना पैसा लगेगा, कितना लेबर लगेगा, समझ पा रहे? कितना मटेरियल लगेगा, कितना प्रोडक्ट लगेगा, ये सब पता करो। कितना क्या टेक्नोलॉजी लगेगा, ये सब पता करो। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, फिर एक्विजिशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सेज का एक्वायर करो। एफिशिएंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसका पूरा पूरा प्रयोग करिए। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन माने अच्छे से यूज करिए, जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूज करिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, माने सिचुएशन के हिसाब से चेंज करो, समझ पा रहे? नेटवर्किंग पार्टनरशिप, किसी के साथ आपका नेटवर्क बनाने का क्षमता होना चाहिए, पार्टनरशिप करने का क्षमता होना चाहिए।
रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जो भी रिसोर्स है उसको कुछ भी बर्बाद नहीं करना, पूरा पूरा यूज करना है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, लगातार मूल्यांकन करते रहो, लगातार मूल्यांकन। तो ये एलिमेंट्स है, किसके एलिमेंट्स है भाई? रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के एलिमेंट्स क्या है? पहले रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, एक्विजिशन ऑफ रिसोर्स, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एमएसएमई का फुल फॉर्म पढ़े थे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल, छोटा व्यापारी के लिए बार बार सरकार कंसेप्ट लेके आता है, इसको कहते हैं एमएसएमई। इसको क्या कहते हैं भाई? एमएसएमई का हम लोग समझे थे भाई, एमएसएमई 3 तरीका का है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। बोलो क्या बोलो? माइक्रो किसको बोलेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर आपका 5 करोड़ तक का है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ टर्नओवर, तो आप माइक्रो है। स्मॉल कब कहलाएंगे? इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम, और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से, तो आप क्या कहलाइएगा? स्मॉल। क्या कहलाइएगा? मीडियम कब कहलाइएगा? जब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा और 20 करोड़ से कम, 10 करोड़ से ज्यादा और 20 करोड़ से, और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ से कम। समझ पा रहे? अगर आपका ये है तो आप क्या कहलाएगा? मीडियम। क्या कहलाइएगा? रिपीट कर रहे हैं, एमएसएमई कितना तरीका का भाई? 3। कौन कौन? माइक्रो स्मॉल मीडियम। सुनो, माइक्रो स्मॉल, माइक्रो में कितना भाई? इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, टर्नओवर अप टू 5 करोड़। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़, टर्नओवर अप टू 50 करोड़, और मीडियम में इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़, टर्नओवर अप टू 100 करोड़, टर्नओवर अप टू। नेक्स्ट हम लोग का फीचर्स ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का क्या फीचर्स है भाई? तो ये रिड्यूसिंग प्राइजेस, प्राइस को कम करता है। प्राइस को क्या करता है? इट रिक्वायर लेस कैपिटल, पूंजी का कम दरकार पड़ता है। रिड्यूसिंग प्राइस, लेस, समझ पा रहे हैं? लेस कैपिटल, लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, लोकल एरिया में काम करता है एमएसएमई। एमएसएमई कहां काम करता है भाई? लोकल एरिया में। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम करता है, वातावरण के हिसाब से प्रोडक्ट को बेचता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम करता है। तो फीचर्स एमएसएमई का है, एमएसएमई का क्या फीचर्स लिखोगे? लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, रिड्यूस प्राइजेस, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, ये फीचर्स है। किसका फीचर्स है? एमएसएमई का। एमएसएमई का डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ फंड, फंड नहीं रहता भाई, समझ पा रहे हैं? और फाइनेंशियली वीक रहता है, पैसा नहीं रहता इन लोगों के पास, फाइनेंशियली वीक रहता है। लैक ऑफ फंड, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ पावर, पावर कम रहता है लोगों के पास, मटेरियल कम रहता है, समझ पा रहे हैं? लैक ऑफ मैनेजरियल एंड अदर स्किल, मैनेजरियल स्किल नहीं रहता, मैंने बढ़िया मैनेजर नहीं रहता है, और भी स्किल चाहिए, उस तरीके के लोग स्किल नहीं रहता है। टफ कंपटीशन को फेस नहीं कर सकता है, टफ कंपटीशन को फेस नहीं कर सकता, ये डिसएडवांटेज है। किसके? एमएसएमई। किसके? स्टार्टअप बिजनेस माने क्या? जो नया नया चालू किए हो, नया नया चालू किए, अभी सुन लो, स्टार्टअप बिजनेस 5 साल तक आपका बिजनेस पुराना नहीं हुआ ना, तो स्टार्टअप में आता है। बिजनेस चालू किए हो वो 5 साल तक किसके डेफिनेशन में आता है? स्टार्टअप के डेफिनेशन में। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर? स्टार्टअप बिजनेस। किसका? 5 साल के बाद वो स्टार्टअप नहीं रहता, माने ओल्ड बिजनेस हो जाता है, लेकिन 5 साल तक वो क्या है? स्टार्टअप बिजनेस। क्या भाई? स्टार्टअप बिजनेस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। स्टार्टअप कौन सा बिजनेस? उसको क्या कहते हैं? स्टार्टअप बिजनेस। क्या कहते हैं भाई? स्टार्टअप बिजनेस का क्या फीचर्स है? इनोवेटिव आइडिया, कुछ नया करने का आइडिया होना चाहिए आपके पास। स्टार्टअप करने जा रहे हो, नया आइडिया नहीं लेके आओगे नहीं चलेगा, इनोवेटिव आइडिया आपके पास होना चाहिए। हाई ग्रोथ पोटेंशियल, ज्यादा ग्रोथ का चांसेस होना चाहिए। समझे क्या बोले? लिमिटेड रिसोर्स, कम रिसोर्स लगा के इस्तेमाल करो, बिजनेस को चालू करो। स्टार्टअप बिजनेस ज्यादा रिसोर्स लगा के चालू मत करिएगा, नहीं समझे? जैसे मान लो 20,000 50,000 रुपया लगा के चालू करोगे बिजनेस ना, तो नुकसान भी हो जाएगा, तो हिम्मत रहेगा कि दूसरा बिजनेस चालू कर लेंगे। एक ही बार 10-20 लाख डुबा दोगे तो दूसरा बिजनेस